अध्याय 6 भाग 1 जाति युद्ध। हम जीवितों का सम्मान करते हैं, मृतकों के प्रति हम केवल सत्य के ऋणी हैं। वोल्टेयर। आंख के बदले आंख। बर्रा तत्कालीन अविभाजित राज्य के मध्य बिहार में स्थित गया जिले के टेकई प्रखंड का एक छोटा शांत गांव है। लगभग 50 घरों वाला ये गांव, जिनमें से अधिकांश उच्च जाति के भूमिहारों के थे, 12 फरवरी 1992 की उस भयावह रात को सुर्खियों में आया। अगले दिन टेलीविजन और रेडियो पर एक भीषण नरसंहार की खबरें गूंज रही थीं, जिसमें 35 ग्रामीण, सभी भूमिहार, मारे गए थे। भारी हथियारों से लैस माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में लगभग 500 लोगों की भीड़ ने रात लगभग 10 बजे गांव को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। लगभग 300 ग्रामीण जब सो गए, वामपंथी उग्रवादी संगठन एमसीसी, जो पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपनी जड़ें जमा रहा था, आधमका तेज बम धमाकों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। लुटेरों ने कई घरों में आग लगा दी और रामाधार सिंह और उनके सहयोगी हरद्वार सिंह की तलाश में दरवाजे पीटने लगे। रामाधार सिंह, जो भूमिहार थे, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट (एसएलएफ) के कमांडर थे, जो उस समय उभरे कई जाति आधारित समूहों में से एक था और संकीर्ण जातिगत हितों को पूरा करता था। पुलिस की वर्दी पहने कुछ लुटेरों ने ग्रामीणों से तलाशी के लिए अपने घर खोलने की मांग की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अन्य भीड़ के सदस्यों ने एमसीसी जिंदाबाद और जो कोई भी हमारा सामना करेगा उसे चूर चूर कर दिया जाएगा जैसे नारे लगाए। जल्द ही उन्माद ने एक ठोस रूप ले लिया और पुरुष सदस्यों को इकट्ठा करके पास की एक नहर के पास ले जाया गया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए और गैर भूमिहारों से भीड़ में अपनी पहचान बताने को कहा गया। 4 भूमिहार, जो खुद को ब्राह्मण बताते थे, रिहा कर दिए गए। 2 अन्य दलितों को भी रिहा कर दिया गया। फिर महिलाओं और बच्चों को वहां से जाने को कहा गया। एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें बंधे हुए बंदियों का गला घोंटकर उन्हें खून से लथपथ मरने के लिए छोड़ दिया गया। गया के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार को अपनी पुलिस टीम से वायरलेस संदेश मिले जब उन्होंने गांव में आग भड़कती देखी और घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास किया। पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही सड़क अवरोध, गोलीबारी और भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। माओवादियों ने चालाकी से पेड़ों को काटकर सड़कों पर बिछा दिया था ताकि मदद के लिए पहुंचने वालों को रोका जा सके। जब तक पुलिस पहुंची तब तक केवल 35 क्षत विक्षत शव, उतनी ही बेहोश विधवाएं और उससे भी बड़ी संख्या में अनाथ बच्चे बचे थे। 17 साल बाद 2009 में आरोप पत्र में शामिल 35 नामजद और 100 अज्ञात आरोपियों में से 3 को गया की आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम टाडा अदालत ने दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। पिछली सदी में मध्य बिहार में हुए जातीय नरसंहारों की श्रृंखला में बर्रा न तो पहला था और न ही आखिरी। 1990 और 2001 के बीच जातीय नरसंहार की 59 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 571 लोग मारे गए। पिछले 2 दशकों में बिहार में नरसंहारों की बाढ़ आ गई थी। हालांकि बर्रा नरसंहार ने जो आक्रोश पैदा किया वह अभूतपूर्व था। ये पहली बार था कि राज्य के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली जाति समूहों में से एक भूमिहारों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया गया। सभी दलों के नेताओं ने नरसंहार स्थल का इतनी तत्परता से दौरा किया जैसा पहले कभी नहीं दिखाया गया था। यहां तक कि हाल ही में बर्रा से कुछ ही किलोमीटर दूर सवाबीगहा या मीन बरसीमा में हुए दलित नरसंहारों में भी नहीं। जहानाबाद लॉबी के भूमिहार विधायक रामजतन सिन्हा, अभिराम शर्मा, रामाश्रय प्रसाद सिंह और जगदीश शर्मा, सभी कांग्रेस आई से थे, सबसे पहले गांव पहुंचे। सीआईडी केंद्रीय जांच विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कुछ विधायकों पर भी मध्य बिहार में हुए हालिया नरसंहारों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। 3 बार मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र और बिंदेश्वरी दुबे सहित 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया था। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों, जिनका कार्यकाल कई नरसंहारों से प्रभावित रहा था, ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए लालू सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उसे बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि बर्रा नरसंहार रातों रात नहीं हुआ था और इसके बीज उससे पहले हुई घटनाओं में ही पड़ गए थे, जिनमें से अधिकांश एसएलएफ और उसके कमांडर रामाधार सिंह के इर्द गिर्द घूमती थी। एसएलएफ के प्रमुख का पदभार संभालने से पहले रामाधार सिंह गया के अपने पैतृक गांव लाली के एक मुफस्सल कॉलेज में सहायक थे। एसएलएफ, जिसे कथित तौर पर कुख्यात डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, जिन्हें किंग महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा वित्त पोषित किया गया था, बाद में गया जहानाबाद क्षेत्र में भूमिहारों के लिए एक लामबंदी मोर्चा बन गया, जो सीपीआई एमएल द्वारा खेतिहर मजदूरों की संगठित लामबंदी के खिलाफ था।
राजा महेंद्र का अपना इतिहास यहाँ उल्लेखनीय है। महेंद्र प्रसाद मूल रूप से जहानाबाद के भूमिहार थे, जहां उन्होंने 1980 से 1984 तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था। वे एक दवा उद्योगपति और 2 कंपनियों अरिस्टो फार्मा और एमपीआरए लेबोरेटरीज के मालिक थे। 4000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ राजा महेंद्र 1985 से राज्यसभा सांसद थे और उन्हें अक्सर सबसे अमीर सांसद कहा जाता था। राज्यसभा की वेबसाइट पर उनके प्रोफाइल के अनुसार वे एक उत्साही यात्री थे और उन्होंने सोमालिया को छोड़कर दुनिया के हर देश की यात्रा की थी। दिलचस्प बात यह है कि राजा महेंद्र कथित तौर पर भूमिहारों को संगठित करने और एसएलएफ जैसे समूहों के लिए समर्थन जुटाने में शामिल थे और 1993 में जनता दल के टिकट पर राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे, जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी जनता दल के साथ भूमिहारों की प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर थी। बर्रा नरसंहार से 1 साल पहले एसएलएफ प्रमुख रामाधार सिंह अक्सर खुले तौर पर घोषणा करते थे कि उन्होंने कम से कम 100 नक्सलियों को मार गिराया है। वो कहा करते थे, मेरा इतिहास मजदूरों की चिता पर लिखा जाएगा। 1991 में उन्होंने गया जहानाबाद क्षेत्र में हिंसा फैलाई और एसएलएफ का नेतृत्व करते हुए 52 बीघा नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें 6 दलित इंडियन पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) समर्थक मारे गए। उन्होंने मीन बरसीमा नरसंहार की भी योजना बनाई, जो बर्रा से 3 किलोमीटर दूर हुआ और जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे 11 दलित मजदूर मारे गए। भूमिहारों में हीरा के नाम से मशहूर रामाधार सिंह को 52 बीघा मामले में मुख्य अभियुक्त के रूप में आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार रामाधार सिंह ने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी), मजदूर किसान संग्राम समिति (एमकेएसएस) और इंडियन पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) जैसे वामपंथी समूहों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उल्लिखित तीनों संगठनों में सबसे उग्रवादी एमसीसी काफी समय से मीन बरसीमा में दलितों की हत्याओं का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। 12 फरवरी 1992 की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को ये गलत सूचना दी गई कि रामाधार सिंह और उनके सहयोगी हरद्वार सिंह बर्रा में शरण लिए हुए हैं। उस समय रामाधार सिंह पटना में थे। एमसीसी की लामबंदी कथित तौर पर गया जिले के बेलागंज से कुख्यात जनता दल विधायक सुरेंद्र यादव द्वारा भड़काई गई थी। सुरेंद्र यादव, जिसने गया क्षेत्र में आतंक का राज कायम कर रखा था, नए जिला अधिकारियों के साथ टकराव में था। डीएम राजबाला वर्मा, एसपी सुनील कुमार और मगध रेंज के डीआईजी बलबीर चंद की तिकड़ी ने सुरेंद्र यादव की आपराधिक गतिविधियों पर जल्द ही अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इन अधिकारियों का तबादला करवाने का एक निश्चित तरीका नरसंहार करवाना था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने नरसंहार की स्थिति में डीएम और एसपी का तबादला करने की परंपरा स्थापित की थी। यादव ने इस उद्देश्य के लिए एमसीसी और एसएलएफ के बीच चल रहे झगड़े का फायदा उठाया। उन्होंने मीन बरसीमा नरसंहार के अपराधियों को पकड़ने में प्रशासन की ढिलाई की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बर्रा के पास एक जनसभा आयोजित की। उन्होंने लोगों से उन अधिकारियों के तबादले के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिन्हें उन्होंने सामाजिक न्याय में बाधा डालने वाला बताया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया, भूमिहारों ने हमारी महिलाओं को खेतिहर मजदूर के रूप में काम पर रखा है। जब तक भूमिहार महिलाओं को हमारे लिए काम पर नहीं रखा जाता, हमें न्याय नहीं मिलेगा। इस तीखे भाषण के ऑडियो टेप इलाके में प्रसारित किए गए। मीन बरसीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर भूमिहार बहुल गांव बर्रा एक स्पष्ट निशाना बन गया, खासकर जब एमसीसी कार्यकर्ताओं को गांव में रामाधार सिंह की मौजूदगी के बारे में गलत जानकारी दी गई। नरसंहार के समय पटना में डेरा डाले हुए रामाधार सिंह डायमंड ने खुलेआम बदला लेने की अपनी मंशा जाहिर की और बर्रा नरसंहार में मारे गए हर एक दलित के बदले 10 दलितों को मारने की कसम खाए। जाति युद्धों के बीज। बिहार में जाति युद्धों की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले जाति और भूमि द्वारा निभाई जाने वाली सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं और दोनों के बीच के अंतर्संबंध को समझना होगा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में जाति युद्ध दशकों से चल रहे सामाजिक और आर्थिक तनावों का परिणाम थे। बिहार में कृषि संरचना के जाति और वर्ग घटकों के बीच संबंधों को आंद्रे बेतये ने रेखांकित किया है। जाति और कृषि वर्ग संरचना के बीच 2 प्रकार के संबंध हैं। पहला वह है जिसे हम सतही संबंध कहते हैं, जो इस तथ्य से प्रकट होता है कि जमींदार मुख्य रूप से उच्च जातियों के होते हैं और भूमिहीन निम्न जातियों के। दूसरा एक गहरा संबंध है जिसमें जाति के पदानुक्रमित मूल्यों को बनाए रखा जाता है और जमींदारों, काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों के बीच असमान संबंधों को वैध ठहराया जाता है। बिहार एक कट्टर सामंती समाज था जो आजादी के बाद भी ऐसा ही रहा। समाज में बड़ी असमानताएं थीं जो न केवल आर्थिक थीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी थीं। अक्सर ये असमानताएं जातिगत पहचान से गहराई से जुड़ी होती थीं।
19वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर अगड़ों, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ और तथाकथित मध्यम जातियों, यादव, कोयरी और कुर्मी का दबदबा था। गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास बेहद असमान अधिकार था और आज भी है। इसने न केवल कृषि संबंधी मुद्दों को प्रभावित किया, बल्कि ग्रामीणों के दैनिक सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। शोषणकारी कृषि व्यवस्था ने बहुसंख्यक किसानों को आजीवन कर्ज के जाल और अनौपचारिक बंधन में जकड़ रखा था। इस प्रकार समाज के हाशिए पर पड़े भूमिहीन तबके के एक बड़े हिस्से को आर्थिक अस्तित्व के अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य में स्वतंत्रता पूर्व काल में स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे नेताओं के नेतृत्व में कुछ भूमि सुधार आंदोलन हुए। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा (BPKS) ने बेगार, अबवाब, अवैध वसूली और बकाष्ठ भूमि, वह भूमि जो मूल रूप से रैयतों, किराएदारों और किसानों की थी, लेकिन बकाया लगान के बदले जमींदारों द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी, जैसे मुद्दों को उठाया। BPKS के सदस्य 1935 में 80,000 से बढ़कर 1938 में 2,50,000 से अधिक हो गए, जिससे ये भारत में इस तरह का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। इन आंदोलनों की सबसे महत्वपूर्ण मांगें थीं: जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों को मालिकाना हक प्रदान करना, कृषि ऋण की समाप्ति और निम्न आय वाले परिवारों के लिए कर में छूट। 1950 में सहजानंद की मृत्यु और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद BPKS का अस्तित्व समाप्त हो गया, जो BPKS की सबसे प्रबल मांग थी। स्वतंत्रता के बाद के बिहार में आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन इन भूमि सुधार आंदोलनों के तुरंत बाद शुरू हुआ। ट्रस्टीशिप की गांधीवादी धारणा पर आधारित, जिसके अनुसार धनी व्यक्ति केवल धन का संरक्षक होता है, न कि उसका स्वामी, भावे ने भूस्वामी वर्ग से पुनर्वितरण के लिए अतिरिक्त भूमि देने का आग्रह किया। मार्च 1966 तक आंदोलन ने बिहार में भूमिहीन परिवारों को केवल 3,11,000 एकड़ भूमि वितरित करने का दावा किया। इसके नगण्य प्रभाव के अलावा बिहार में भूदान आंदोलन की आलोचना इस बात के लिए भी की गई है कि कई जमींदारों ने भूमि सुधार उपायों जैसे कि भूमि हदबंदी और चकबंदी को दरकिनार करने के लिए इसका दुरुपयोग किया। भूमि सुधारों की अवहेलना, भूमिहीनों का निरंतर उत्पीड़न और बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक चेतना ने हाशिए पर पड़े वर्ग के कुछ हिस्सों को दमनकारी शासन के खिलाफ उठ खड़ा किया। निचली जातियों की क्रमिक जागृति 1966-67 के अकाल और कृषि संबंधी जातियों के खिलाफ वामपंथी आंदोलनों जैसी चरम घटनाओं से प्रेरित हुई। दमनकारी जाति व्यवस्था द्वारा भेदभाव और प्रभुत्व के साथ साथ आर्थिक शोषण का आंदोलनकारी निचली जातियों ने विरोध किया। दलित महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आक्रामक तरीके से विरोध किया गया और आंदोलन के दूसरे चरण में ही संघर्ष आर्थिक मुद्दों जैसे कि उच्च मजदूरी की मांग की ओर मुड़ा। इन बुनियादी मांगों ने बाद में 1970 के दशक में भूमि हड़पने के आंदोलन को गति प्रदान की। नक्सली आंदोलन के कारण छिटपुट घटनाओं में रुक रुक कर झड़पें हुई और बाद में ये सेनाओं और प्रति सेनाओं के माध्यम से संगठित हो गया। नक्सल आंदोलन। नक्सली आंदोलन की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में किसानों और मजदूरों के उस क्षेत्र के जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह से हुई। यह वर्ष 1967 का था। विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसानों ने खड़ी फसलों को जबरन काट लिया, जमींदारों के गोदामों पर कब्जा कर लिया और बकाया ऋण रिकॉर्ड जला दिए। इस उभार के परिणामस्वरूप 1969 में भाकपा माले का गठन हुआ, जो भारत के प्रमुख कम्युनिस्ट गुटों में से एक था। सशस्त्र क्रांति और चुनावी बहिष्कार की इसकी विचारधारा को युवाओं और आम जनता, खासकर सबसे गरीब और सबसे शोषित लोगों में कई समर्थक मिले। हालांकि पार्टी अंततः कई गुटों में विभाजित हो गई, जिनकी संख्या लगभग 60 थी। बिहार में सबसे पहले नक्सली विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी क्षेत्र के साथ साथ भोजपुर और पटना के कुछ हिस्सों में छिटपुट घटनाओं के रूप में हुए थे। हालांकि ये संघर्ष, जो नक्सलबाड़ी विद्रोह की तर्ज पर शुरू हुए थे, अपनी शुरुआती उपलब्धियों को बरकरार नहीं रख पाए। इनमें से कई मामलों में संघर्ष वेतन या आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नहीं, बल्कि बुनियादी अधिकारों और मानवीय गरिमा के लिए था। दलितों को अक्सर अरे या अन्य अपमानजनक नामों से संबोधित किया जाता था, जो जातिगत अर्थों से भरे होते थे। साफ या इस्त्री किए हुए कपड़े पहनना, सिर ऊंचा करके चलना या ऊंची जाति के पुरुषों की आंखों में देखना दलितों के लिए वर्जित था। वे ऊंची जाति के पुरुषों के सामने कुर्सी या खाट पर नहीं बैठ सकते थे, उन्हें जमीन पर अपनी जगह लेनी पड़ती थी। न्याय, अधिकार और समानता की बात करने वाले नक्सलवादी आंदोलन ने मौजूदा पदानुक्रमित जाति और वर्ग संरचनाओं द्वारा दमित सैकड़ों युवाओं के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ाव महसूस किया।
एक सतत आंदोलन पहली बार 1970 के दशक में भोजपुर के अखबारी गांव में पनपा, जहां एक स्थानीय शिक्षक जगदीश महतो ने शोषक जमींदारों के खिलाफ एक लंबे संघर्ष का नेतृत्व किया। महतो को पश्चिम बंगाल से आए नक्सली नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्होंने भाकपा माले लिबरेशन का विस्तार किया। भोजपुर से भाकपा माले लिबरेशन का प्रभाव मध्य बिहार के आसपास के जिलों और बाद में उत्तरी और दक्षिणी बिहार, वर्तमान झारखंड के कुछ हिस्सों तक फैल गया। अपनी शुरुआत से ही इस आंदोलन पर प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की गई और पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के अभियानों द्वारा इसे लगभग खामोश कर दिया गया। यह आंदोलन 1970 के दशक के उत्तरार्ध में तब गति पकड़ पाया, जब इसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपातकाल के बाद जेलों से रिहा कर दिया गया। 1980 के दशक में भूमि अधिकार, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक न्याय जैसे लोकप्रिय सरोकारों के बल पर इस आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ। बिहार से गुजरते समय किसी खेत के बीचों बीच एक लाल झंडा लगा हुआ देखना आम बात थी। ये झंडे जमीन पर नक्सलियों के अधिकार का दावा करते हैं। नक्सली आमतौर पर अतिरिक्त जमीन, अधिकतम सीमा से ऊपर, गैर हथियार की गई गैर मजरूआ, साझा जमीन या अनुपस्थित जमींदारों की जमीन पर ऐसे दावे करते हैं। हालांकि कभी कभी इसका इस्तेमाल जमीन विवादों को निपटाने के लिए भी किया जाता था, जहां दावेदारों में से एक नक्सली समर्थक या नक्सली समूह से जुड़ा होता था। ऐसे लाल झंडे और पत्र अक्सर जमींदारों को भेजे जाते थे, जिनमें उन्हें जमीन खाली करने या गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जाती थी। अक्सर लंबी लड़ाई होती थी, जिसके परिणामस्वरूप जान माल का नुकसान होता था, जब तक कि कोई एक पक्ष इस असहनीय लड़ाई को छोड़ नहीं देता था। अगर नक्सली जमीन जीत लेते, तो वे उसे स्थानीय दलितों में कृषि या आवास के लिए पुनर्वितरित कर देते। कुछ मामलों में जमीन पार्टी के हाथों में ही रहती, जो फिर उसे संगठन के सदस्यों को बटाई पर दे देती। नक्सलियों ने कुछ इलाकों में काश्तकारी सुधारों और बटाई, जमींदार और काश्तकार के लिए बराबर हिस्सा को लागू करने का भी प्रयास किया, लेकिन इससे भी समस्याएं पैदा हुई। न्यूनतम मजदूरी एक और विवादास्पद मुद्दा था। हालांकि आजादी के बाद से ही भारत में एक आधिकारिक न्यूनतम मजदूरी लागू है, लेकिन बिहार के कृषि क्षेत्र में इसकी जानकारी और इसका लागू होना अभी दूर की बात है। 1970 के दशक के बाद नक्सलियों ने इसे मध्य बिहार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठाया और इसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली। हालांकि इसके लिए जमींदार के खिलाफ खूनी लड़ाइयां या ज्यादा सौम्य रूपों में मजदूरी हड़तालें और आर्थिक नाकेबंदी भी हुई। ऐसी हड़तालों के कारण आसपास के गांवों के मजदूरों सहित अन्य जातियों के मजदूर जमींदार और उसके परिवार का बहिष्कार कर देते थे, जिससे जमींदार के लिए मजदूरों को काम पर रखना असंभव हो जाता था। इसके परिणामस्वरूप जमीन कई वर्षों तक बंजर पड़ी रहती थी। स्थिति अक्सर हिंसक हो जाती थी। मजदूरी हड़तालों से पहले कटाई करने वाले मजदूरों को हर 21 बोझा पर एक बोझा सिर का बोझ मजदूरी के रूप में मिलता था। 1990 के दशक तक ये बढ़कर हर 10 बोझा पर एक बोझा हो गया। मजदूरी का मुद्दा कई कारणों से नक्सली आंदोलन के लिए एक सफल अभियान साबित हुआ। उदाहरण के लिए इसे पार्टी के जन मोर्चों द्वारा भूमिगत या सशस्त्र समर्थन पर निर्भरता के बिना उठाया जा सकता था। यह विभिन्न जातियों के मजदूरों को वर्गीय आधार पर आकर्षित और एकजुट कर सकता था, और मजदूरी में लंबे समय से प्रतीक्षित वृद्धि ने इसे सफलता का एक अच्छा मौका दिया। बढ़ी हुई दरों से न केवल दिहाड़ी मजदूरों को फायदा हुआ, बल्कि हलवाहों और बंधुआ मजदूरों को भी फायदा हुआ, जो जमींदारों के प्रति ज्यादा वफादारी से बंधे थे। हालांकि शुरुआती विद्रोह न तो जमीन के अधिकारों के लिए थे और न ही न्यूनतम मजदूरी के लिए। दरअसल वे सम्मान के हनन के खिलाफ थे और नक्सली समूहों द्वारा इसे इज्जत की लड़ाई कहा जाता था। उन्होंने इंसान के तौर पर व्यवहार किए जाने के अपने अधिकार और गांव के तालाबों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत अधिकार का दावा किया। नक्सली आंदोलन ने निचली जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार, दलितों की मनमानी पिटाई और अक्सर सार्वजनिक अपमान के खिलाफ आवाज उठाई। एक आजाद दुनिया में जो चीजें जाहिर लग सकती हैं, जैसे अपनी मेहनत जिसे चाहे बेचना, साफ कपड़े पहनना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना और यहां तक कि अपने घरों के सामने खटिया पर आराम से बैठना, इन सब के लिए भी लड़ना पड़ा। नक्सली समूहों द्वारा जन आंदोलन का सामना जमींदारों की जातीय मिलिशियाओं द्वारा जबरदस्त प्रतिरोध के साथ हुआ। ये जातीय मिलिशिया न केवल उच्च जातियों द्वारा, बल्कि उच्च पिछड़ी जातियों द्वारा भी गठित और समर्थित थीं, जिनका उद्देश्य नक्सलियों द्वारा लक्षित अंतर जातीय और अंतर वर्गीय एकजुटता के बजाय अंतर जातीय एकजुटता विकसित करना था। बिहार में ऐसी 14 जातीय सेनाएं मुख्यतः भूमिहारों, राजपूतों, यादवों और कुर्मियों द्वारा बनाई और समर्थित की गई, मुख्यतः 1980 और 1990 के दशक के दौरान।
इस काल में जातिगत युद्धों की सबसे पुरानी तस्वीरें 1977 की है। पटना से 90 किलोमीटर दूर बेलची में कुर्मियों, जो एक ओबीसी जाति भी है, ने 11 दलितों की हत्या कर दी थी। यह एक अंतर्गिरोह प्रतिद्वंद्विता थी। बेलची राष्ट्रीय स्तर पर तब सुर्खियों में आया जब इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर पानी से भरे गांव तक पहुंची। उन्हें 6 महीने पहले ही सत्ता से बेदखल किया गया था और बेलची की उनकी त्वरित और साहसी यात्रा ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। बेलची में शुरू हुए जातिगत युद्ध सहस्राब्दी के अंत तक कम नहीं हुए। तब तक ऐसे 90 हमलों में लगभग 856 लोग मारे जा चुके थे। इनमें से ज्यादातर हत्याएं सहस्राब्दी के आखिरी 6 वर्षों में हुई। 1994 में रणवीर सेना के गठन के बाद भूमिहारों का एक निजी मिलिशिया समूह, जो मुख्य रूप से मध्य बिहार में केंद्रित था। नक्सली गुट और जाति। 1980 और 1990 के दशक में बिहार में नक्सली आंदोलन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले कई गुटों में से 3 थे: सीपीआई एमएल लिबरेशन, सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी। पहले 2 को आमतौर पर क्रमशः लिबरेशन और पार्टी यूनिटी पीयू कहा जाता है। आपातकाल के बाद अपने पुनरुत्थान के बाद नक्सली आंदोलन का सबसे मजबूत धड़ा लिबरेशन था। विनोद मिश्रा के नेतृत्व में अविभाजित बिहार के मध्य भागों में लिबरेशन की एक मजबूत उपस्थिति थी। पार्टी ने जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया था, लेकिन सशस्त्र गतिविधियों के जरिए इसका समर्थन भी किया। इसके कैडर मुख्यतः अनुसूचित जातियों के किसान वर्ग से थे। इन किसानों को न केवल उच्च जातियों से, बल्कि कुर्मी और यादव जैसी जमींदार पिछड़ी जातियों से भी मजदूरी, जमीन और सम्मान के लिए अपने संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार लिबरेशन को न केवल उच्च जातियों द्वारा समर्थित ब्रह्मर्षि सेना, भूमिहार और कुंवर सेना राजपूत से, बल्कि कुर्मियों की भूमि सेना और यादवों की लोरिक सेना से भी लड़ना पड़ा। लिबरेशन गरीब किसानों के व्यापक समर्थन से जल्द ही इन जातीय सेनाओं का मुकाबला करने और उन्हें खत्म करने में सक्षम हो गया। इस प्रकार यह एक सफल प्रयोग की तरह लग रहा था, जिसमें भूमिगत सशस्त्र संघर्ष और भारतीय जन मोर्चा आईपीएफ के रूप में भूमिगत जन आंदोलन का संयोजन था। आईपीएफ के रामेश्वर प्रसाद ने 1989 में आरा, भोजपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता। आईपीएफ ने 1990 के विधानसभा चुनावों में 7 सीटें जीतीं। हालांकि संसदीय और गैर संसदीय रास्तों को मिलाने की अव्यावहारिकता के कारण आईपीएफ का पतन हुआ और परिणामस्वरूप लिबरेशन कमजोर हुआ। 1994 में लिबरेशन द्वारा स्वयं एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने के बाद आईपीएफ को भंग कर दिया गया। इसने 1995 के विधानसभा चुनाव सीपीआई एमएल के रूप में लड़े। 1980 के दशक की महान कम्युनिस्ट बहसों के बाद संसदीय रास्ता बनाम सत्ता विरोधी संघर्ष को चुनने पर लिबरेशन ने बाद में संसदीय रास्ता चुना। हालांकि आंदोलन के 2 अन्य मजबूत वर्गों पीयू और एमसीसी ने गैर संसदीय आंदोलन का रास्ता ज्यादा दृढ़ता से चुना। हालांकि उन्होंने खुले मोर्चों और जमीनी आंदोलनों के साथ प्रयोग भी किए। पीयू ने कृषि क्रांति और दीर्घकालिक जनयुद्ध के मार्ग की वकालत की। इसने चुनिंदा विनाश और जमींदारों की आर्थिक नाकेबंदी की दोहरी रणनीति अपनाई। भूमि अधिग्रहण संघर्षों के माध्यम से पीयू जमीन जब्ती, फसल जब्ती, जमीन जब्त करो, फसल जब्त करो के नारे से जुड़ गया। पार्टी ने चुनावों में किसी भी तरह की भागीदारी की कड़ी निंदा की। इसे 1997 में पटना जिले के राघोपुर में 6 भूमिहारों के नरसंहार के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। स्थानीय विधायक जनार्दन शर्मा के घर को इस हमले में 2 बार उड़ा दिया गया था। ज्यादा जनहानि इसलिए नहीं हुई क्योंकि नक्सलियों ने गांव में कुछ महीने पहले लगाई गई नई फोन लाइनों का ध्यान नहीं रखा था। ग्रामीण पड़ोसी नागर गांव के पुलिसकर्मियों से संपर्क करने में सक्षम थे, जो जल्द ही पहुंच गए। हालांकि बिहार में नक्सली आंदोलन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला एक समूह एमसीसी था। इसने इस संघर्ष को राजनीतिक सत्ता हथियाने का आंदोलन माना। तीनों गुटों में सबसे क्रूर एमसीसी ने वर्ग शत्रुओं के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की। इसने अविभाजित बिहार के मध्य भागों में कई नरसंहार किए, जिनमें कुछ प्रमुख नरसंहार भी शामिल हैं, जैसे 1987 में औरंगाबाद जिले के दलेलचक भगौरा में 42 राजपूतों का नरसंहार, 1992 में गया जिले के बर्रा में 35 भूमिहारों का नरसंहार और 1999 में जहानाबाद जिले के सेनारी में 34 भूमिहारों का नरसंहार। एमसीसी ने भी खुले मोर्चों पर काम करने का प्रयोग किया। हालांकि भारी पुलिस दमन और पुलिस द्वारा खुलेआम काम करने वाले लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद इसने जल्द ही यह रास्ता छोड़ दिया। यद्यपि नक्सली आंदोलन मुख्यतः वर्ग आधारित था, फिर भी यह बिहार में जातिगत राजनीति के उदय से अप्रभावित नहीं रह सका, जो विशेष रूप से 1990 के दशक में एक प्रमुख कारक बन गया।
वर्ग संघर्षों को अक्सर जातिगत युद्धों के साथ देखा गया है। हालांकि बिहार में जातिगत हिंसा की प्रमुखता के कारण वर्ग संघर्ष पृष्ठभूमि में चले गए। इस अवधि के दौरान नक्सली समूहों और उनसे जुड़ी जातियों के बीच एक मजबूत अंतर्संबंध था। अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग लिबरेशन का समर्थन आधार बने। अन्य दो पार्टियां अर्थात पीयू और एमसीसी लिबरेशन जैसी मजबूत वर्गीय विचारधारा विकसित नहीं कर सकी और काफी हद तक जाति आधारित ही रही। पीयू राज्य समिति में जहां कुर्मियों का वर्चस्व था, वहीं एमसीसी में स्पष्ट रूप से यादवों का वर्चस्व था। एमसीसी में यादवों का प्रभुत्व सत्ता के साथ उनकी मिलीभगत को भी स्पष्ट करता था और संगठन अक्सर लालू प्रसाद यादव के गुप्त समर्थन का दावा करता था। एमसीसी से बाहर के विनय कुमार आर्य 1995 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद यादव के साथ थे और उनके साथ एक ही गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। लालू ने लिबरेशन के बढ़ते चुनावी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इन दोनों संगठनों का चतुराई से इस्तेमाल किया। पीयू और एमसीसी द्वारा चुनावों के बहिष्कार के आह्वान ने लालू की मदद की होगी। हालांकि इस आह्वान ने अप्रतिबद्ध विपक्षी मतदाताओं को भयभीत किया, लेकिन लालू के मूल यादव मतदाता वर्ग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिबरेशन ने एक बार एमसीसी और राजद के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया था। एमसीसी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, राजद और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो का समर्थन किया था। सत्ता में आने के बाद लालू ने सबसे पहला काम लिबरेशन के 4 विधायकों को तोड़कर और फिर उसके प्रभावशाली नेताओं को महत्वपूर्ण पदों, बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष की पेशकश करके उसे कमजोर करना था। लिबरेशन फ्रंट (आईपीएफ) ने 1990 में अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीती थीं। लिबरेशन फ्रंट के कमजोर यादव और कोयरी समुदायों ने अपनी निष्ठा लालू के प्रति बदल ली। लालू ने रणवीर सेना द्वारा निचली जातियों और भूमिहीन किसानों के नरसंहार और उसके बाद नक्सली समूहों द्वारा बदले की कार्रवाई में की गई हत्याओं का भी जमकर फायदा उठाया। सरकार अक्सर इन घटनाओं पर मूकदर्शक बनी रही और सेना द्वारा की गई हत्याओं की क्रूरता ने उच्च जातियों और भूमिहीन दलितों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया, जिससे लालू का अपना मतदाता आधार मजबूत हुआ। इससे लिबरेशन के कार्यकर्ता भी कमजोर हुए, जो बदला लेना चाहते थे, लेकिन 1992 में हिंसा का रास्ता छोड़ने से हतोत्साहित थे। इस बीच पीयू और एमसीसी ने अपनी बढ़ती आक्रामकता और सशस्त्र गतिविधियों से लिबरेशन समर्थकों के एक ऐसे वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया, जो लिबरेशन के संसदीय मार्ग से विमुख हो चुके थे। वे अक्सर जमींदारों के सशस्त्र हमलों के सामने खुद को निहत्था और असहाय महसूस करते थे। ये नक्सली गुट 1986 तक ब्रह्मर्षि सेना, भूमि सेना और लोरिक सेना जैसी निजी सेनाओं, जो सभी उच्च और मध्यम जातियों से संबंधित थीं, का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करते रहे। बाद में वे अलग हो गए और लगातार अपनी संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शित करने या एक दूसरे से बदला लेने के अवसर तलाशते रहे। पीयू ने दावा किया कि विनोद मिश्रा के नेतृत्व वाली लिबरेशन पार्टी अवसरवादी और सत्ता की भूखी थी। एमसीसी का मानना था कि लिबरेशन गरीबों का शोषण करती है और इतना गिर गई है कि वो पैसे के लिए सौदेबाजी करने लगती है, खासकर चुनावों के दौरान। पीयू का जहानाबाद क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर लिबरेशन से टकराव हुआ, जबकि गया क्षेत्र के टेकई और कोंच इलाकों पर नियंत्रण को लेकर एमसीसी से भी टकराव हुआ। विभिन्न गुटों के बीच आंतरिक संघर्षों के परिणामस्वरूप सैकड़ों नक्सली कार्यकर्ता मारे गए। बिहार के जलते खेतों में चुप रहकर और अराजकता को पनपने देकर लालू ने अनुसूचित जातियों को दिखा दिया कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उनके पास उनका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जाति आधारित सामाजिक न्याय की लड़ाई में लालू के पसंदीदा हथियार उदासीनता, निष्क्रियता और कभी कभी सह चुनाव साबित हुए, जबकि बिहार के मध्य मैदानी इलाकों में दलितों का खून खराबा हो रहा था। लालू ने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत नक्सली आंदोलन को कानून व्यवस्था के मुद्दे के बजाय एक राजनीतिक समस्या के रूप में देखा और इसका फायदा उठाने की कोशिश की। समता पार्टी और नीतीश कुमार ने रणवीर सेना, जो उच्च जाति के भूमिहारों की निजी मिलिशिया थी, का समर्थन किया और यहां तक कि उस पर से प्रतिबंध हटाने की मांग भी की, जिससे लालू के निम्न जाति के मतदाता आधार का ध्रुवीकरण और मजबूती हुई। इन हाशिए के वर्गों के संगठित संघर्ष का न केवल भूस्वामी वर्ग ने बल्कि राज्य ने भी विरोध किया, जिसके सदस्य स्वयं भूस्वामी वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। A.R. देसाई, जिन्होंने नक्सली हिंसा के उदय का गहन अध्ययन किया है, लिखते हैं, चूंकि राज्य प्रकृति में पूंजीवादी है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से संपत्तिवान वर्ग की रक्षा करता है। हाशिए के वर्ग द्वारा संसाधनों के समान वितरण की दिशा में उठाए गए किसी भी कदम को राज्य के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। इससे राज्य के वर्गीय और जातीय चरित्र का भी पता चलता है।
नक्सली समूहों द्वारा पहला बड़ा हमला 1987 में औरंगाबाद जिले के दलेलचक भगौरा गांव में 42 राजपूतों के नरसंहार के साथ हुआ था। मध्य बिहार में स्थित औरंगाबाद जिले को अपनी बड़ी राजपूत आबादी के कारण मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। दलेलचक और भगौरा गांवों में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, लेकिन आसपास की अधिकांश जमीन बोधगया के महंत और कुछ जमींदारों के स्वामित्व में थी। इतने बड़े सरकारी भूभाग पर कब्जे को लेकर राजपूतों और यादवों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा था। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप पहले ही गोलीबारी, मौतें और जवाबी हमले हो चुके थे। हालांकि यह अपने भयावह चरम पर पहुंच गया जब 29 मई 1987 की रात को 300 से 400 हथियारबंद लोगों ने इन गांवों पर हमला किया, राजपूतों की तलाश की, उनका नरसंहार किया और गांव को आग लगा दी। यादव प्रभुत्व वाली एमसीसी ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली। इसके बाद बचे हुए 40 राजपूत परिवार गांव छोड़कर भाग गए। दलेलचक भगोड़ा बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। इसकी व्यापक निंदा हुई और 29 मई 1987 को बिहार की सबसे काली रातों में से एक माना गया। हालांकि नरसंहारों और प्रति नरसंहारों की असली लहर 1992 के बर्रा नरसंहार के बाद ही शुरू हुई। 1990 से 2001 के बीच के 11 वर्षों में राज्य में लगभग 69 नरसंहार हुए। क्रूर एमसीसी और पीयू ने कई नरसंहारों को अंजाम दिया, मुख्यतः गया और जहानाबाद जिलों में। बढ़ते वामपंथी संगठनों ने न केवल जमींदारों के दुश्मनों का सफाया किया, बल्कि पुलिस को भी खत्म कर दिया, जिसे वे अन्याय के लिए समान रूप से जिम्मेदार मानते थे। 20 जनवरी 1996 को एमसीसी सदस्यों का 300 सदस्यीय दस्ता गया जिले के टेकई मुख्य बाजार में उतरा और इलाके को घेर लिया। उल्लेखनीय है कि टेकई नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था और बर्रा गांव से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर था, जहां 1992 में 35 भूमिहारों का नरसंहार हुआ था। इसके बाद नक्सलियों ने मुख्य बाजार स्थित पुलिस थाने को घेर लिया, ड्यूटी पर तैनात 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और उनके हथियार लेकर भाग गए। ये हमला हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा 1987 में दलेलचक भगौरा में हुए 52 राजपूतों के नरसंहार में शामिल 8 एमसीसी कार्यकर्ताओं की मौत की सजा की पुष्टि करने वाले आदेश का बदला लेने के लिए किया गया था। हमलावरों ने थाने की दीवार पर पोस्टर चिपकाकर दोषियों को नायक बताया था। जब दोपहर के 3:30 बजे थे, तब एक व्यस्त बाजार में स्थित पुलिस थाने पर छापा मारा गया। इससे नक्सलियों के बढ़ते दुस्साहस का पता चलता है, जो आमतौर पर हमला करने और भागने के लिए रात का समय चुनते हैं। निजी सेनाओं का उदय मध्य बिहार में वामपंथी आंदोलनों के उदय का मुकाबला निजी जातीय सेनाओं के उदय से हुआ। स्वतंत्रता के बाद के भारत में बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां निजी जातीय सेनाएं थीं। एक समय में इनकी संख्या 14 तक थी। इनमें से ज्यादातर सेनाएं 1980 के दशक में बढ़ते वामपंथी प्रभाव के साथ उभरी, लेकिन इन्हें 1980 और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में ही प्रमुखता मिली। ये सेनाएं, जिन पर मुख्यतः जमींदार समूहों का प्रभुत्व और धन था, उच्च और मध्यम जातियों में फैली हुई थीं। राजपूतों की ऐसी पहली सेना 1979 में कुएं सेना के रूप में गठित हुई, जो मुख्यतः भोजपुर क्षेत्र में सक्रिय थी। सूर्य सेना और किसान मोर्चा जैसे अन्य समूह भी 1980 के दशक के उत्तरार्ध में राजपूतों द्वारा गठित किए गए थे। भूमिहारों ने भी कई निजी सेनाएं बनाई, जिनकी शुरुआत 1984 में ब्रह्मर्षि सेना और 1990 में एसएलएफ से हुई, और बाद में उन्होंने खतरनाक रणवीर सेना के साथ गठबंधन किया। ब्राह्मणों और कायस्थों के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी और वे किसी न किसी उच्च जाति की सेना का समर्थन करते थे। हालांकि ऐसी निजी सेनाएं केवल ऊंची जातियों तक ही सीमित नहीं थीं। यादव और कुर्मी जैसी मध्यम जातियों ने भी अपनी जमीन की रक्षा के लिए विभिन्न समूहों के साथ प्रयोग किए, जो मुख्यतः आजादी के बाद सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि सुधार उपायों के अनुरूप थे। ये मध्यम जातियां 1980 और 1990 के दशक में नए जमींदारों के रूप में उभरी। इससे उनका सीधा टकराव भूमिहीन मजदूरों और दलितों से हुआ, जो नक्सलियों का मुख्य आधार थे। यादवों की लोरिक सेना और कुर्मियों की भूमि सेना, दोनों का गठन 1983 के आसपास हुआ था और ये मुख्य रूप से पटना, जहानाबाद और नालंदा क्षेत्रों में सक्रिय थी। दोनों ही 1980 के दशक में कुख्यात थी। अन्य सभी भिन्नताओं के बावजूद इन सभी जातीय सेनाओं में एक समानता ये थी कि ये सीमित समय के लिए ही अस्तित्व में रहीं। इनमें से अधिकांश सेनाओं में संरचना, संगठन या यहां तक कि किसी मिशन का भी अभाव था। ये सेनाएं मध्य बिहार क्षेत्र में वामपंथी एकीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी ताकतों के रूप में गठित की गई थीं। इसलिए इनमें से लगभग सभी सेनाओं ने तीव्र पतन का एक ही रास्ता अपनाया। एकमात्र अपवाद मध्य बिहार के भोजपुर जिले में भूमिहारों द्वारा 1994 में गठित रणवीर सेना थी,
हालांकि रणवीर सेना की विशिष्ट परिस्थितियों, उसकी दीर्घजीविता और प्रभाव को समझने के लिए उसके मूल आधार भूमिहारों को समझना जरूरी है। भूमिहार एक अनोखी जाति। अक्सर उग्रवादी ब्राह्मण कहे जाने वाले भूमिहारों का अपनी जमीन से गहरा लगाव है और ये मुख्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में पाए जाते हैं। भूमिहार, जो कथित तौर पर ब्राह्मणों से कर्मकांडीय स्थिति में निचले पायदान पर हैं, खुद को कृषक ब्राह्मण मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से दो विशिष्ट विशेषताएं भूमिहारों को ब्राह्मणों से अलग करती थीं। पहला, वे ब्राह्मणों की तरह दान स्वीकार करने से इनकार करते थे, और दूसरा, उनमें से अधिकांश पेशे से जमींदार थे। भूमिहारों का विश्व दृष्टिकोण दो विरोधाभासी आकर्षणों से आकार लेता रहा है: ब्राह्मणों का कर्मकांडीय दर्जा प्राप्त करना और क्षत्रियों के रूप में ग्रामीण दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करना। हालांकि हाल ही में उत्पीड़ित वर्गों में बढ़ती जागरूकता के साथ उनका प्रभाव कम हुआ है, फिर भी उन्होंने बिहार में किसी भी अन्य उच्च जाति की तुलना में अपनी पदानुक्रमित और सामाजिक स्थिति की अधिक मजबूती से रक्षा की है। जाति सेना ऐसी ही एक अभिव्यक्ति थी और अपने विशेषाधिकारों की रक्षा और अपने राजनीतिक उत्कर्ष पर लौटने की उनकी आखिरी उम्मीद लगती थी। इस तरह के शुरुआती प्रयोगों में से एक ब्रह्मर्षि सेना थी, जिसकी स्थापना बिहार के एक निर्दलीय विधायक कृष्ण सिंह सरदार ने की थी। कांग्रेस की जहानाबाद लॉबी, जिसका नेतृत्व मुख्यतः महेंद्र सिंह उर्फ राजा महेंद्र कर रहे थे, ने इसे पूरा समर्थन दिया। ये सेना 1980 के दशक में गया, जहानाबाद, नालंदा और पटना के भूमिहार बहुल इलाकों में सक्रिय थी। 1986 में जहानाबाद के अमीनाबाद और कंसारा गांवों में हुए नरसंहारों का आरोप ब्रह्मर्षि सेना पर लगा, जिसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि गुटबाजी और नक्सली समूहों द्वारा इसके कमांडरों के खात्मे के कारण इसका अस्तित्व ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। इसके तुरंत बाद रामाधार सिंह की SLF का गठन हुआ। जमींदार भूमिहारों ने माओवादियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए पहले ब्रह्मर्षि सेना और बाद में रामाधार सिंह की ओर रुख किया। MCC के नेतृत्व में माओवादियों ने SLF का कड़ा विरोध किया। शत्रुतापूर्ण भूमिहार सेना का सामना करते हुए उन्होंने वर्ग युद्ध सिद्धांत को त्याग दिया और वर्ग की परवाह किए बिना प्रत्येक भूमिहार को निशाना बनाया। हालांकि SLF अपनी लंबी अवधि के मामले में ब्रह्मर्षि सेना से अलग नहीं हो सका। संगठनात्मक संरचना की कमी और सशस्त्र माओवादी समूहों द्वारा लगातार हमलों के कारण ये जल्द ही बिखर गया। इसके उद्देश्य को अंतिम झटका 1992 में गया पुलिस द्वारा इसके संस्थापक रामाधार सिंह की गिरफ्तारी के साथ लगा। कथित तौर पर रामाधार सिंह ने नक्सलियों और पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए गिरफ्तारी की योजना बनाई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रामाधार सिंह राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए बेताब थे, जो बिहार की कुख्यात जेलों में एक विशेषाधिकार था। रामाधार सिंह की नजरबंदी के बाद भूमिहारों और माओवादियों के बीच असंतोष और प्रतिद्वंद्विता का केंद्र उत्तर की ओर भोजपुर जिला बन गया। सबसे बड़े भूमिहार गांवों में से एक में जल्द ही एक संगठन उभरा, जो अब तक के सबसे खूंखार उच्च जातीय संगठनों में से एक बन गया। अगले 8 वर्षों तक इसने अपनी क्रूरता में बेजोड़ आतंक का राज कायम रखा।